जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 172 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एमसीक्यूज में आता है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अकॉर्डिंग टू एमएसडीएन, तो यहाँ पे एमएसडीएन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक थ्रेड पूल जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ वर्कर थ्रेड होता है, जिनका काम क्या होता है कि उन्होंने एफिशिएंटली जो होता है ना कॉल बैक उनको परफॉर्म करना होता है। और ये किसकी बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन के बिहाफ के ऊपर कर रहे होते हैं। और अगर थ्रेड पूल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करें तो हर प्रोसेस जो होता है ना उसका एक डेडिकेटेड थ्रेड पूल होता है, यानी कि हर प्रोसेसर का एक होता है। एप्लीकेशन चाहे तो और भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हर प्रोसेसर का सिर्फ एक डेडिकेटेड थ्रेड पूल होगा। अब जब कॉल बैक फंक्शन होते हैं यानी जितने भी उनको वर्क ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि उनकी कॉल बैक फंक्शन को रजिस्टर किया जाता है और ये काम किसने करना होता है, उसके अंदर जितने भी थ्रेड होंगे ना उन्होंने करना होता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देख सकते कि इसके अंदर कितने थ्रेड हैं। अब यहाँ पे थ्रेड की अगर बात करें तो उनका काम क्या होता है कि जितने भी वर्क ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनके ऊपर कॉल बैक फंक्शन को सबसे पहले तो मैप किया जाता है। मैप का मतलब ये है कि आप पहले जो होता है ना वर्कर थ्रेड उसको ये बताया जाता है कि आपने इस वर्क ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब जब कॉल बैक फंक्शन होता है ना तो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लेता है, तो जो भी थ्रेड उसको कर रहा होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। तो वहां पे विंडो शेड्यूलर जो होता है ना उसको कोई नया काम दे सकते हैं कि आप इस वर्क ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करो। अब अगर कोई ऐसा सीन होता है कि आपने जो वर्क ऑब्जेक्ट बनाया ना वो बहुत ज्यादा है लेकिन उनको जो हल करने के लिए यानी उनको एग्जीक्यूशन के लिए जो आप थ्रेड है ना थ्रेड पूल के अंदर तो वो बहुत थोड़े हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वर्क ऑब्जेक्ट यानी जो भी आपने काम परफॉर्म करना होता है तो वहां पे अपना काम यानी पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेवियर ही होता है। और यहाँ पे ये जो होती है ना ये विंडोज कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे जो प्रोग्रामर होता है ना वो यहाँ पे खास कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर प्रोग्रामर चाहता है ना कि यहाँ पे उसको जो थ्रेड के अंदर जितने भी थ्रेड है तो वो मतलब मुनासिब नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे क्या कर सकता है, क्रिएट थ्रेड पूल के थ्रू और वर्कर थ्रेड को क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये क्या होता है कि समटाइम इसका जो नुकसान फायदा हो जाता है और समटाइम क्या होता है कि इससे परफॉर्मेंस होते है वो और भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस वाले भी टॉपिक को आपने क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। थ्रेड पूल कॉल बैक टाइप्स है, तो पीछे जो हमने देखा था यानी कि जब भी क्रिएट थ्रेड पूल को किया जाता तो वहां पे जो भी होते थे कॉल बैक तो वहां पे एक वर्कर थ्रेड के ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी पहले उसको मैप कर दिया जाता था और उसके बाद उसको वर्कर थ्रेड परफॉर्म कर दिया जाता था। तो यहाँ पे कुछ और भी कॉल बैक फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से है। सबसे पहले क्रिएट थ्रेड पूल टाइमर। तो टाइमर में क्या होता है कि जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो एक खास टाइम इंटरवल के बाद वो बार बार है ना वो हो सकता है कि बार बार अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता रहे। और ये जो चीज डिफाइन की जाती है मिली सेकेंड, यानी आप ये भी कर सकते हैं 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड या 10 मिली सेकेंड जितना भी आप चाहें। तो क्या होगा कि एक खास टाइमर की एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे क्रिएट थ्रेड पूल इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओवरलैप इनपुट आउटपुट, यानी ओवरलैप का मतलब है कि जब आपका इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसके साथ किसी किस्म की आपने परफॉर्मेंस या कोई थ्रेड आपने रन करना है तो आप इसके थ्रू क्रिएट करेंगे। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि उसके दौरान है ना अगर इनपुट या आउटपुट हो रहा है तो उसके साथ कंप्यूटेशन भी करता रहे, तो जो भी आप थ्रेड क्रिएट करेंगे आप इस एपीआई के थ्रू क्रिएट करेंगे। और जब आप कोई ऐसा थ्रेड चाहते हैं कि जब इस सेट थ्रेड पूल वेयर तो यहाँ पे इस एपीआई को यूज किया जाए तो तब अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे तो आपको ये वाली एपीआई को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये पूछ सकते हैं कि थ्रेड पूल कॉल बैक की टाइप्स है वो कितनी है, तो आप ये 3 लिख सकते हैं बल्कि 4। एक ये हो जाएगी क्रिएट थ्रेड पूल वर्क जो डिफॉल्ट कॉल बैक फंक्शन होता है उसको यूज करती है, फिर उसके बाद क्रिएट थ्रेड पूल टाइमर और फोर्थ पे क्रिएट थ्रेड पूल वेयर। तो आप ये 4 एपीआई का नेम लिख सकते हैं। अगर वो इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेते तो आपने एक एक लाइन की लिख देनी है। टॉपिक नंबर 174 की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमने लॉकिंग मैकेनिज्म देखे ना तो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फैक्टर होते हैं ना वहाँ पे उसके परफॉर्मेंस जो होते हैं वो चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ जो होते हैं इंटरनल उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंक्रोनाइजेशन को यूज नहीं करते तो अगर हम यहाँ पे या सिंक्रोनाइजेशन या लॉकिंग मैकेनिज्म को यूज नहीं करते तो उससे जो कोड होगा ना वो बहुत रन फास्ट करेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जो सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट है ना इनको हम यूज नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होता है ना वो सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा कोड जो है वो सिर्फ फास्ट करे, बल्कि क्या होता है कि हम साथ साथ उसकी एक्यूरेसी भी चाहते हैं।
उसके लिए में क्या होता है कि हमें कोई ना कोई सिंक्रोनाइजेशन जो कंस्ट्रक्ट है ना उसको यूज करना पड़ता है। ये सारे जो है ये सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरलॉक फंक्शन, तो ये हमने पीछे कुछ लेक्चर में पढ़े थे। तो इनकी अगर बात करें तो ये सबसे जो फास्ट होते हैं ना लॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं। सेकंड नंबर पे हमने SRW पढ़े थे, यानी कि स्लिम रीडर राइटर लॉक पढ़े थे। तो ये क्या होते हैं कि ये सबसे बेस्ट यूज होते हैं, वर्कर थ्रेड के साथ यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तब देते हैं जब हम मिक्स ऑफ एक्सक्लूसिव एंड शेयर लॉक करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, आपने ये याद रखना है MCQs के लिहाज से, आपके एक्सक्लूसिव भी होते हैं और शेयर लॉक भी होते हैं। और इस तरह अगर बात करें कि SRW लॉक है ना, आप इसे जो पुराने होते हैं ना थ्रेड मैनेजमेंट की टेक्निक उसके साथ अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो होते हैं वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अब अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो होता है ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। कब? जब हमारे पास जो थ्रेड होते हैं वो बहुत ज्यादा हो तो वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कुछ कि स्पिन काउंट का यूज करते हैं, तो स्पिन काउंट के थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरह अगर बात करें म्यूटिक्स की तो यहाँ पे इनकी जो होती है परफॉर्मेंस सबसे लो होती है, यानी ये जितने भी हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं तो इनके मुकाबले में सबसे लो होती है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने इसी वीक के लेक्चर में देखा था सेमाफोर थ्रॉटल के थ्रू, तो इसके थ्रू इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, व्हाट टाइप ऑफ लॉक इज एन SRW। तो ये कितने टाइप का जो लॉक हम प्रोवाइड करता है, एक्सक्लूसिव एंड शेयर लॉक करता है। और ये आपने MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। वो आपको ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको 2 या 3 जो है ना वो मैकेनिज्म दे दे और आपको कहे कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आपने इनकी डेफिनेशन एक एक लाइन की आपने इनको अच्छे से याद कर लेना। टॉपिक 175 की अगर बात करें तो यहाँ पे है जो सबसे पहले इंटेल ने प्रोसेसर बनाया था ना, तो इसकी स्पीड तकरीबन 470 मेगाहर्ट्ज थी। अब इस वक्त के साथ साथ क्या था कि स्पीड जो है ना वो बढ़ती गई और इससे क्या होगा जो इंस्ट्रक्शन है ना वो फास्टर परफॉर्म होने लगी। अब इससे जो स्पीड था वो परफॉर्मेंस जो थी वो इम्प्रूव तो हो रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ क्लॉक स्पीड को बढ़ाते हैं जो इससे हमारी परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। हम अगर आजकल के लैपटॉप या सर्वर का अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी जो स्पीड है ना वो क्लॉक स्पीड वो तकरीबन 2 से 3 गीगाहर्ट्ज इस रेंज में आ रहे हैं, यानी सिंपल जो मिनिमम ना वो इस रेंज में आ रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या हमारे पास जो मल्टी कोर चिप्स भी आने लगे, जैसे 2 कोर चिप आ गई या 4 कोर चिप आ गई। और इसके साथ अगर सिस्टम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड कोर आ रहा है, इसी तरह ऑक्टा कोर आ रहे हैं और थ्रेड रिपर भी आ रहे हैं। तो पहले जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग थी वहाँ पे जो प्रोग्रामर होता है ना वो इतनी ज़्यादा मल्टी कोर आर्किटेक्चर है ना, यानी अगर 3 कोर है 4 कोर है इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखता था, बल्कि सिर्फ क्या करता था कि अपनी प्रोग्रामिंग को सिंपल रखने की कोशिश करता था। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो अब हमारे पास मल्टीपल कोर आ गए, मल्टीपल प्रोसेसर आ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमें डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक मेथड बताया बॉस वर्कर मॉडल, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट इनको भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल को भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस जो होते हैं वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। और उसके साथ अगर क्या है कि आप ये चिप बढ़ा दें या इस तरह क्लॉक स्पीड बढ़ा दें तो इसका लाजमी मतलब नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बल्कि क्या होगा कि एक ख़ास लिमिट के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ड्रॉप होना यानी कि कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने यूजेज ऑफ पैरालिज्म बताया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये पूरा जो चैप्टर है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 176 की अगर बात करें तो पैरेलल प्रोग्रामिंग अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको 2-3 मेथड बताए हैं, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इन्हें स्किप कर दीजिए। यहाँ से आपका ना कोई क्वेश्चन आने वाला है ना ही आपके MCQ वगैरह आने वाला है। टॉपिक 177 की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं। वो आपसे ये पूछ सकता है कि पैरेललिज्म की कितनी किस्में हैं, या ये भी पूछ सकता है लूप पैरेललिज्म क्या होता है या फॉर्क जॉइन पैरेललिज्म क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे लूप पैरेललिज्म की अगर बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है कि जस्ट सपोज किया कि एक आइट्रेशन है ना उसने 8 या 10 दफ़ा आइट्रेट होना है। जैसे जस्ट सपोज किया कि हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी डिजिट्स है ना इनको या ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो। तो क्या होता है कि पहली जो आइट्रेशन होती है वो हमारी कुछ इस तरह से होती है, कैसे होती है 1 जमा 2, हम ये कर सकते हैं, ये पहली आइट्रेशन हो गई। और दूसरी आइट्रेशन में क्या होता है कि इनका जो रिजल्ट होता है ना, जैसे अगर इसका रिजल्ट जस्ट सपोज किया कि 3 है, तो यहाँ पे इस आइट्रेशन को क्या है कि 3 को आप किसके साथ प्लस करें, 3 के साथ। तो इस तरह ये हमारी सेकंड आइट्रेशन हो गई।
तो यहाँ पे क्या है कि जो पहली आइट्रेशन ये हमारी हो गई, सेकंड आइट्रेशन ये हो गई, थर्ड आइट्रेशन ये हो गई और फोर्थ ये हो गई, और इस तरह ये फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और एट्थ है। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे कोर 0 है, कोर 1 है, कोर 2 है, कोर 3 है, तो यहाँ पे ये जो आइट्रेशन हो रही होंगी एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रही होंगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे लूप खत्म होते हैं ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आइट्रेशन होती है ना वो स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे आइट्रेशन 1 हो गई, यहाँ पे आइट्रेशन 2 होती है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे कोर 0, कोर 1, कोर 2, कोर 3 है, तो हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। तो जैसे इसका रिजल्ट आएगा तो उसके एंड होने से पहले, यानी अभी कंप्लीट यहाँ से एक्चुअली शुरू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है यहीं से ही स्टार्ट हो रही है। तो जैसे इसको रिजल्ट इसका मिला, यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे इसको रिजल्ट मिला, जैसे पहले आइट्रेशन का रिजल्ट 3 आया था, तो यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट होगा हमारे पास इसका प्लस करना होगा, तो उसके साथ इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे इसको कंप्लीट होने से पहले जैसे इसका रिजल्ट आने वाला है ना, तो उससे पहले इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। यानी जैसे इसको 6 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी अपनी एग्जीक्यूशन को तैयार है, और ये है जैसे इसको रिजल्ट मिला तो इसके ऊपर इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन होते हैं वो तकरीबन एक दफ़ा एक ही टाइम के अंदर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इससे ओवरऑल जो टाइम होता है वो कम लग रहा होता है। यानी अगर यहाँ पे आइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 आइट्रेशन हो रही हैं, जबकि अगर मल्टी जो सेम टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो जितनी 2 आइट्रेशन होनी थी वहाँ पे हमारी 4 आइट्रेशन हो चुकी हैं। और सेकंड नंबर की बात करें फोर्क जॉइंट पैरेललिज्म की, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमारे पास सीरियल वर्क आ रही है, यानी कोई भी वर्क है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इसका फ्लो होता है ना वो डिवाइड कर दिया जाता है। यानी इसका आधा हिस्सा एक फ्लो दे दिया, दूसरा फ्लो दे दिया, तीसरा फ्लो दे दिया, चौथा फ्लो दे दिया। तो यहाँ पे क्या, ये अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, ये अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, ये अपनी कर रहा होगा, ये अपनी कर रहा होगा। अब जैसे इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है ना, तो यहाँ पे आके उसको बाद ज्वाइन कर दिया जाता है। यानी फोर्क आपको पता है ना कि कांटे की शेप में आते हैं, और यहाँ पे जब अपनी वर्किंग कर लेते हैं ना कंप्लीट, तो उसके बाद उसका जो वर्क होता है ना उसको दोबारा से ज्वाइन कर लिया जाता है, यानी एक ही पीस के अंदर कर दिया जाता है। तो ये 2 टेक्निक्स जो है ना आपने याद रखनी है, लूप पैरेललिज्म और फोर्क जॉइंट पैरेललिज्म। टॉपिक 178 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम बताई है कि पैरेललिज्म को यूज़ करने की कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट सब टास्क इज़ नॉट सिंपल, यानी ये जो सब टास्क है इनको आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं। खास तौर पे सीरियलाइज सिस्टम के लिए जो कोड लिखा होता है तो उसमें से ये चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सेकंड नंबर पे जब आप बहुत ज़्यादा सब टास्क, यानी एक बड़ा टास्क है ना जैसे ये वाला है, तो इसके आप छोटे हिस्से कर देते हैं ना, तो ये जो है ना इससे भी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो सकती है। थर्ड नंबर की अगर बात करें तो आप लॉकिंग को अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो सकती है। लॉकिंग जैसे अगर कोई सिस्टम आता है या प्रोसेसर आता है तो किसी चीज़ के ऊपर लॉकिंग लगा लेता है कि मैंने इसको यूज़ करना, तो उससे क्या है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो सकती है। और अगर यहाँ पे बात करें ग्लोबल वेरिएबल की, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्लोबल वेरिएबल के जो वैल्यू होते हैं ना उसको अपडेट होना पड़ता है, यानी बार बार जैसे ही अगर उसको कोई वेरिएबल अपडेट कर रहा है तो लाजमी तौर पर उसकी वैल्यू है वो अपडेटेड होनी चाहिए, इससे भी इशू आ सकता है। और लास्ट में क्या, सबटल परफॉर्मेंस इश्यूज ड्यू टू मेमोरी कैश आर्किटेक्चर, यानी अगर मेमोरी कैश की बात करें तो इसकी वजह से जो होती है टेम्परेरी तौर पे मेमोरी कैश के अंदर चीज़ें आती हैं और फिजिकल मेमोरी के अंदर चीज़ें नहीं जाती, तो इससे भी इशू आ सकता है। और मल्टी कोर जब आप चिप्स यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी इशू आ सकता है कि मल्टी कोर जो चिप्स होते हैं ना वो डाटा जब तक फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं रखेंगे तो वहाँ पे परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। और इसके साथ ही हमारे वीक नंबर 15 के लेक्चर एंड हो जाते हैं।